दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट IQ में। यूपी पुलिस एग्ज़ाम 2024 की तैयारी के लिए आज के इस वीडियो में हम लोग जीएस का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट आपके यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम और सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। वाराणसी बनारस या काशी भी कहलाता है। वाराणसी दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश राज्य उत्तरी मध्य भारत में गंगा नदी के एक बाएं तट पर स्थित एक शहर है। इसे हिंदुओं के 7 पवित्र नगरों में से एक भी माना जाता है। इसे मंदिर एवं घाटों का नगर भी कहा जाता है। वाराणसी का पुराना नाम काशी है। वाराणसी विश्व का प्राचीनतम बसा हुआ शहर है। ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न है, 4 सिरों वाला शेर जिसको भारत सरकार राष्ट्रीय ध्वज चिन्ह के रूप में अंगीकृत करती है में स्थित है। दोस्तों 4 सिरों वाला शेर जिसको भारत सरकार राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अंकित करती है वो सारनाथ में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अशोक चिन्ह भारत का राजकीय प्रतीक है। इसको सारनाथ में मिली अशोक लाट से लिया गया है। मूल रूप से इसमें 4 शेर हैं जो चारों दिशाओं की ओर मुंह किए हुए खड़े हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त के मंत्री कौटिल्य उनके महान ग्रंथ के कारण बहुत प्रसिद्ध हुए। इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, अर्थशास्त्र। दोस्तों चंद्रगुप्त के मंत्री कौटिल्य उनके महान ग्रंथ अर्थशास्त्र की वजह से या कारण बहुत ही प्रसिद्ध हुए थे। अर्थशास्त्र हिंदू धर्म ग्रंथों में उल्लिखित हिंदू धर्म का एक प्रसिद्ध तथा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके रचनाकार कौटिल्य हैं। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध निम्नलिखित में से किनके मध्य हुआ था? दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1926 ईस्वी को लड़ा गया। ये युद्ध संभवतः बाबर की महत्वाकांक्षी योजनाओं की अभिव्यक्ति थी। ये युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में से गदर आंदोलन कहाँ शुरू हुआ या प्रारंभ हुआ? दोस्तों गदर आंदोलन संयुक्त राज्य अमेरिका में आरंभ हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये याद रखेंगे। गदर आंदोलन भारत की आज़ादी के लिए ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध किए गए आंदोलनों में से एक था। लाला हरदयाल, बाबा हरनाम सिंह, बाबा सोहन सिंह भाकना और गुरदीप सिंह आदि ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, पारंपरिक फुलकारी कढ़ाई शैली किस राज्य में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? पारंपरिक फुलकारी कढ़ाई शैली भारत के पंजाब राज्य में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। रेशम के धागों की तरह तरह से की गई ज्यामितीय आकृतियों की बनाने वाली कढ़ाई को फुलकारी नाम से जानते हैं। ये खासतौर पर जम्मू कश्मीर और पंजाब राज्य में मशहूर है। अगला प्रश्न है, भारतीय सुधारकों द्वारा आरंभ किए गए सीधे आक्रमण से प्रभावित होकर निम्नलिखित में से किसने सती प्रथा के उन्मूलन का नेतृत्व किया था? दोस्तों सती प्रथा का नेतृत्व किसने किया था? राजा राम मोहन राय। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है, संविधान का उल्लंघन करने के लिए किसके निष्कासन को महाभियोग की प्रक्रिया आरंभ किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। संविधान का उल्लंघन करने के लिए राष्ट्रपति के निष्कासन को महाभियोग की प्रक्रिया से आरंभ किया जाता है। महाभियोग राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के लिए है। अगला प्रश्न है, भूक्षरण में कौन से कारक योगदान देते हैं? दोस्तों भूक्षरण में निर्माण जैसी मानवीय गतिविधियां, पशुओं का अतिचरण, वर्षा और हवा, ये कारक योगदान देते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है इसमें। अगला प्रश्न है, द सुंदरवन डेल्टा किस राज्य में स्थित है? दोस्तों सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ये पश्चिम बंगाल के दक्षिणी हिस्से में स्थित है। दोस्तों सुंदरवन डेल्टा में भूमि का ढाल अत्यंत कम होने की वजह से ये गंगा अत्यंत धीमी गति से बहती है। अपने साथ लाई गई मिट्टी को मुहाने पर जमा कर देती है जिससे डेल्टा का आकार बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, द सुंदरवन डेल्टा किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये प्रश्न रिपीट हुआ है। इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, पश्चिम बंगाल।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के पड़ोसी देशों की संख्या अधिकतम है? वेरी इंपॉर्टेंट है ऑप्शन डी, चीन। चीन के पड़ोसी देशों की संख्या सबसे ज़्यादा है। अगला प्रश्न है, 25 सितंबर 2019 को आईएमएफ के प्रबंधक संचालक के रूप में निम्नलिखित में से किसे निर्वाचित किया गया था? इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। क्रिस्टालिना जॉर्जिवा 25 सितंबर 2019 को आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंधक संचालक के रूप में निर्वाचित हुए थे। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। गंगा नदी जो भारत की सबसे लंबी नदी है, इस नदी को राष्ट्रीय नदी नवंबर 2008 में घोषित किया गया था। गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। ये उत्तर भारत के मैदानों की विशाल नदी है। गंगा भारत और बांग्लादेश में मिलकर 2510 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ये भी प्रश्न रिपीट हो गया है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा काल को इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? दोस्तों, हड़प्पा काल का धौलावीरा नगर 3 भागों में विभाजित था। धौलावीरा गुजरात के कच्छ प्रदेश के उत्तरीय विभाग खडीर में स्थित एक ऐतिहासिक स्थान है जो 5000 साल पहले विश्व का ये प्राचीन महानगर था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा राज्य पालघाट दर्रे से आपस में जुड़े हुए हैं? पालघाट दर्रे से कौन से राज्य जुड़े हुए हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, केरल और तमिलनाडु। दोस्तों, पालघाट दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का एक बड़ा दर्रा है। ये प्रायद्वीपीय भारत का प्रमुख दर्रा है जो केरल को तमिलनाडु तथा कर्नाटक से जोड़ता है। ये दर्रा दक्षिण भारत के मध्य केरल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए या सम्मिलित किए गए? 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस याचिका के अंतर्गत न्यायालय अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? उत्प्रेषण। दोस्तों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 इसके तहत मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए समुचित कार्रवाइयों द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु की जयंती गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गुरु नानक देव की जयंती गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है। गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु थे। इनके अनुयायी उन्हें गुरु नानक, बाबा नानक और नानक शाह नामों से संबोधित करते थे। इनके जयंती को गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में इनमें से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? दोस्तों, सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक फेडरल बैंक लिमिटेड नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, फेडरल बैंक निजी क्षेत्र का बैंक है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद में दिया गया है कि वह राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सके। इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, अनुच्छेद 249। ठीक है, अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की शक्ति दी गई है। अगला प्रश्न है, 5वीं अनुसूची क्षेत्रों के फिफ्थ शेड्यूल एरिया 5वीं अनुसूची क्षेत्र वाले कितने राज्य पंचायतों अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तृत से संबंधित अधिकतम अधिनियम 1996 के तहत आते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है 10। दोस्तों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 244(1) के तहत संवैधानिक प्रावधान के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के पैरा 6(1) के अनुसार ऐसे क्षेत्रों के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय महाद्वीप तक फैला हुआ है? दोस्तों, इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, हिंद महासागर।
भारतीय प्रायद्वीप है, ये प्रायद्वीप लिखा है। भारतीय प्रायद्वीप हिंद महासागर तक फैला हुआ है। हिंद महासागर एशिया के दक्षिण में अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच फैला हुआ है। ये हिंद महासागर का अधिकांश भाग पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में आता है। इसके उत्तरी छोर पर भारतीय उपमहाद्वीप है, दक्षिण में आर्कटिक, पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में इंडोनेशिया है, ऑस्ट्रेलिया है। हिंद महासागर अंध महासागर और प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? वेरी इंपॉर्टेंट है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम में है। माजुली एशिया में नदी के बीच सबसे बड़ा द्वीप है। गुवाहाटी से करीब 400 किलोमीटर दूर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित माजुली 1250 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, 1250 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ ये माजुली द्वीप है। इस द्वीप का निर्माण ब्रह्मपुत्र के दक्षिण में हुआ है। इसके उत्तर में खेरकुटिया नदी द्वारा इसका निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प निम्नलिखित में से कौन है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। श्रेष्ठ गुण वाली पंक्तियां धारण करने के कारण इसे पलाश कहा गया है। इसकी पंक्तियों में भोजन या प्रसाद लेना बहुत लाभदायक माना जाता है। इसके बीज पेट के कीड़े दूर करने की श्रेष्ठ औषधि हैं। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की थी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भारत में राजस्थान राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज्य की शुरुआत की थी। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है, ये भी याद रखेंगे। यानी स्थानीय पंचायती राज व्यवस्था रिपन को माना जाता है। वर्ष 1882 में उन्होंने स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव दिया था। ठीक है। स्वतंत्रता के बाद 1957 में योजना आयोग, जिसका अब नीति आयोग नाम हो गया है, इसने सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम के अध्ययन के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया था। नवंबर 1957 में समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर लागू करने का सुझाव मिला था। ठीक है, तो भारत में सबसे पहले पंचायती राज शुरुआत राजस्थान के नागौर से हुई थी। अगला प्रश्न है, संविधान के संशोधन के जरिए भारत में आर्थिक आरक्षण पारित किया गया। किस संविधान संशोधन के जरिए भारत में आर्थिक आरक्षण पारित किया गया? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, 103। भारत के संविधान को पहली बार साल 1951 में संशोधित किया गया था। ठीक है, भारत संविधान संशोधन 103वां आरक्षण को लेकर किया गया है। इसके तहत शैक्षणिक संस्थानों को नियुक्तियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% आरक्षण देने का प्रावधान हुआ है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में संविधान का संशोधन सर्वप्रथम किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 1951। ठीक है दोस्तों, साल 1951 में संसद ने पहला संशोधन किया था, तब राज्यसभा अस्तित्व में नहीं थी। उसके बाद अब तक संविधान में 103 संशोधन हो चुके हैं। संशोधनों में राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की स्थापना के लिए 99 संविधान संशोधन सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक ठहराया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है? पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर दोस्तों अनामुडी है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होती है और महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल से गुजरकर कन्याकुमारी में खत्म हो जाती है। ये देश में मानसून के चक्र को पूरी तरह प्रभावित करती है। इसका सर्वोच्च शिखर अनामुडी है। अगला प्रश्न है, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु वर्ष में कानून पारित किया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, 1829। ठीक है, 1829 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु एक कानून पास किया था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में के प्रचार हेतु कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई। कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत सरकार लड़कियों के लिए स्वस्थ एवं शैक्षणिक योजना की शुरुआत। कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत सरकार बेटी के पैदा होने के बाद उसकी पढ़ाई का खर्च उठाएगी। कन्या सुमंगला योजना के लिए सरकार का 1200 करोड़ का खर्चा आएगा। अगला प्रश्न है, राधा के जन्म स्थान के रूप में निम्न में से किस स्थान को जाना जाता है?
वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। राधा के जन्म स्थान के रूप में वरसाना को जाना जाता है। वरसाना कृष्ण की प्रेयसी राधा की जन्मस्थली के रूप में प्रसिद्ध है। इस स्थान से जो एक बृहत पहाड़ी की तलहटी में बसा है। प्राचीन समय में बृहस्थ सानू कहा जाता था। बरसाना अंग्रेजी हिंदुओं का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। ये मथुरा ज़िले की छाता तहसील के नंदगांव ब्लॉक में स्थित एक कस्बा नगर है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस उत्पाद को एगमार्क के प्रमाणीकरण की आवश्यकता है? एगमार्क के प्रमाणीकरण की आवश्यकता दलहन को होती है। एगमार्क एक प्रमाण चिन्ह है जो भारत में कृषि खाद्य उत्पाद पदार्थों पर लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस द्वारा घोषित किया गया। पहला भारतीय पंचायती राज दिवस डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा घोषित किया गया। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की देखरेख के लिए 27 मई 2024 को पंचायती राज मंत्रालय को एक अलग मंत्रालय बनाया गया। भारत में हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ये तिथि भी याद कर लेंगे, 24 अप्रैल। ठीक है, 24 अप्रैल को हर साल पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पर निर्भर थी। मौर्य अर्थव्यवस्था किस पे निर्भर थी? कृषि अर्थव्यवस्था पर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। मौर्यकालीन आर्थिक व्यवस्था, राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन और वाणिज्य व्यापार पर आधारित थी। इसको सम्मिलित रूप से वार्ता कहा जाता था, वार्ता। ठीक है, अर्थात वृत्ति का साधन, यानी वृत्ति का साधन। इन व्यवसायों में कृषि मुख्य था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रति वर्ष बटेश्वर मेला आयोजित किया जाता है? किस जिले में हर साल बटेश्वर मेला लगता है? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बटेश्वर मेला आगरा में लगता है। हर साल बटेश्वर मेला आगरा के समीप बटेश्वर गांव में लगता है। इसे भदावर के काशी नाम से जाना जाता है। बटेश्वर का घाट आज भी कंच कगार के नाम से जाना जाता है। भवादर के भदौरिया महाराजाओं ने यहाँ 108 मंदिरों का निर्माण कराया था, इसलिए यहाँ बटेश्वर मेला लगता है और ये आगरा ज़िले में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज़ों को सहायता प्रदान नहीं की? ठीक है, 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज़ों की सहायता प्रदान नहीं की। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, बेगम हजरत महल। दोस्तों 1857 के विद्रोह में अवध की बेगम हजरत महल ने भाग लिया। उन्होंने अपने अल्पवयस्क पुत्र बिरजिस कादिर को नवाब की राजगद्दी पर बैठाकर शासन की बागडोर अपने हाथ में ली। बाद में गिरफ्तारी से बचने के लिए नेपाल चली गईं। ग्वालियर के सिंधिया, जिंद, पटियाला, हैदराबाद के निज़ाम, भोपाल की सिकंदर बेगम जैसी देशी रियासतों के राजाओं ने 1857 के दौरान या तो वो तटस्थ रहे या अंग्रेज़ों का साथ दिया। ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेज़ों का साथ दिया, हैदराबाद के निज़ाम और भोपाल की सिकंदर बेगम, इन तीनों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया या तटस्थ रहे। अवध की बेगम हजरत महल ने अंग्रेज़ों का साथ नहीं दिया था। अगला प्रश्न है, मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी शिलांग चोटी है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। मेघालय पूर्ण राज्य का गठन 21 जनवरी 1972 को हुआ। ये मुख्यतः खासी, जैंतिया, गारो आदिवासी समुदाय के लोग यहाँ निवास करते हैं। मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी शिलांग चोटी है, जिसकी कुल ऊंचाई है 1966 मीटर। ठीक है, यहाँ गारो, खासी, जैंती या जैंतिया पहाड़ जो है वो आदिवासी समुदाय के लोग निवास करते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कानून के सामने या कानून से संबंधित, समानता से संबंधित अनुच्छेद 14 होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है, भारत
में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति प्राधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? दोस्तों, भारत का संविधान संघात्मक है। इसमें नियुक्ति प्राधिकारी राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। संघ और राज्यों के शासन से संबंध इसमें प्रावधान किया गया है। ठीक है। भारत के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। 7वें संशोधन 56 के तहत राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के लिए नियुक्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी भारत के विरुद्ध थे। किसके विरुद्ध थे महात्मा गांधी? महात्मा गांधी तीव्र औद्योगिकरण के विरुद्ध थे। महात्मा गांधी भारत के तीव्र औद्योगिकरण के विरुद्ध थे। महात्मा गांधी मंद औद्योगिकरण के समर्थक रहे हैं। उनका मानना था कि भारत जैसे देश में तीव्र औद्योगिकरण से लोग अधिक मात्रा में बेरोजगार रहेंगे। मंद औद्योगिकरण से लोग धीरे धीरे रोजगार के अनुपात में अपने आप को ढालते चले जाएंगे। इसलिए महात्मा गांधी ने तीव्र औद्योगिकरण का विरोध किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हिमालय पर्वत श्रृंखला में कौन सी घाटी स्थित नहीं है? अराकू घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है। अराकू घाटी आंध्र प्रदेश राज्य के विशाखापट्टनम जिले में एक पर्वतीय स्थान है। ये घाटी पूर्वी घाट पर स्थित है और कई जनजातियों का निवास स्थान है। करेवास, भागीरथी, काठमांडू, ये घाटियाँ हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित हैं। अराकू स्थित नहीं है, ये आंध्र प्रदेश राज्य की घाटी है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की पहली महिला सरोजनी नायडू थी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। सरोजनी नायडू का जन्म हैदराबाद में हुआ था। ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश राज्य की पहली राज्यपाल बनी। किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली वो पहली महिला भी हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सज़ा माफ़ करने या सज़ा में हेरफेर करने की शक्ति है? ठीक है, सज़ा माफ़ करना अनुच्छेद 161 के अनुसार है। किसको इसकी शक्ति दी गई है कि वो सज़ा माफ़ कर सकता है? दोस्तों, इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अनुच्छेद 161 के तहत भारत विभिन्न राज्यों के राज्यपाल। दोस्तों, इस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को किसी अपराधी की क्षमा को कम करना, टालना और निलंबन करने की शक्ति प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? दोस्तों, सासाराम शहर में शेर शाह सूरी का मकबरा स्थित है। शेर शाह सूरी बचपन का नाम फरीद था। 1540 में हुमायूं को परास्त कर दिल्ली में सूरवंश की स्थापना की। 1545 में कलिंजर अभियान के दौरान बारूद के ढेर में आग लग जाने से शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में झील के बीच में बना हुआ है। अगला प्रश्न है, बड़ा इमामबाड़ा स्मारक कहाँ स्थित है? दोस्तों, बड़ा इमामबाड़ा स्मारक लखनऊ में स्थित है। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ की ऐतिहासिक धरोहर है। इसे भूल भुलैया भी कहते हैं। इसे आसिफुद्दौला ने बनवाया था। आसिफुद्दौला शुजाउद्दौला के बेटे थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे शेर बलिया के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए भगत सिंह, बी चंद्रशेखर आज़ाद, सी चित्तू पांडे, डी मंगल पांडे। दोस्तों, शेर बलिया के नाम से जाना जाने वाला व्यक्ति चित्तू पांडे थे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। चित्तू पांडे भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्हें बलिया का शेर के नाम से जाना जाता था। उन्होंने 1942 में बलिया में भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे अपने आप को गांधीवादी मानते थे। अगला प्रश्न है, 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर था? भारत का पहला डाकघर दोस्तों बॉम्बे में था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, बॉम्बे। ठीक है, 1764 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत का पहला डाक बम्बई महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से जानी जाती है? उत्तर पिनाकिनी के नाम से जानी जाने वाली नदी पेन्नार है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। पेन्नार नदी कर्नाटक के नंददुर्ग पहाड़ी से निकलकर पूरब की ओर 970 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पापाधन और चित्रावली इसकी सहायक नदियां हैं।
ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर पिनाकिनी के नाम से जानी जाने वाली नदी पिन्नार। अगला प्रश्न है 1828 में ब्रह्मा समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई। दोस्तों ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई और इसकी स्थापना कब हुई 1828 में। ब्रह्मा समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 में राजा राम मोहन द्वारा की गई। राजा राम मोहन राय ने के उपदेशों का सार सर्वधर्म समभाव था। ब्रह्म समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य हिंदू समाज से बुराइयों को निकालना, सती प्रथा, बहुविवाह प्रथा, बहुपति विवाह, अस्पृश्यता, वेश्यागमन, जाति प्रथा आदि को समाप्त करना था। इसलिए इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसने? राजा राम मोहन राय ने 1828 में। अगला प्रश्न है खादर और भागर निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। खादर और भागर जलोढ़ प्रकार की मिट्टी है। खादर और भागर जलोढ़ प्रकार मिट्टी के प्रकार हैं। इसमें खादर मिट्टी उपजाऊ होती है। खादर मिट्टी उपजाऊ होती है क्योंकि नदियों द्वारा नए तत्व प्राप्त होते हैं। बांगर मिट्टी एक प्रकार की पुरानी मिट्टी है। इसमें नदियों के बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है। ये मिट्टी कृषि के लिए उपजाऊ नहीं है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। खादर मिट्टी उपजाऊ होती है, भांगर मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है और ये जलोढ़ प्रकार की मिट्टी होती हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जो लोग हमारे YouTube चैनल पर नए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू।